जी दोस्तों, ये देखिए, ये लीमू लाया हूँ, 3 लीमू लाया हूँ और ये देखिए, ये उसने एक लीमू जो है वो इसमें गला हुआ डाल दिया। तो ये सब जगह पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। यहाँ पर रहने के लिए इतना चालाक होना चाहिए, इतना होशियार होना चाहिए कि बस ज़रा सी आपकी आंख बची और माल दोस्तों का। यानी कदम कदम पे धोखे हैं, यहाँ कदम कदम पे धोखे हैं। मैं ट्राउज़र लेके आया, ट्राउज़र पे यहाँ एक स्टिकर लगा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा चलो यार, स्टिकर तो अच्छा लग रहा है। एक दफ़ा धुलने के बाद वो स्टिकर उड़ गया और उस स्टिकर के नीचे से वो ट्राउज़र फटा हुआ था। जहाँ चले जाएं आप, वो मिट्टी का वो लेके आया कूलर। मैंने कहा यार मट्टी के बर्तन में पानी पियेंगे हम, वो मिट्टी का कूलर लेके आया। वो जनाब हर तरह से उसने चेक कर करा के आप बेफिक्र हो जाएं जी, आप बेफिक्र हो जाएं। और वो मैं कूलर लेके आया, वो कूलर टपक रहा है, अब वो मैं उसको फेंक दूंगा। कदम कदम पर धोखे हैं। पाकिस्तान में रहने के बस 2 ही तरीक़े हैं, या तो आप शिकार बन जाएं या आप शिकारी बन जाएं। मैं सोचा करता था कि नहीं यार, मैं शिकारी भी नहीं बनूंगा और मैं शिकार भी नहीं होऊंगा किसी का। मैं जंगल की वीडियो देखा करता था, मुझे एनिमल्स की वीडियो देखने का जो था वो बहुत मज़ा आता है मुझे उसमें। कुदरती जो है वो शेर को देखना और हाथी को देखना जंगल में, तो मैं वो वीडियो देखा करता था। तो मैं सोचता था यार, जंगल में या तो खा रहा है शेर और जनाब चीता किसी पे हमला कर रहा है या रीछ किसी पे हमला कर रहा है, या फिर बेचारे वो जानवर हैं जो हमले का शिकार हो रहे हैं। तो मैं सोचता था कि पाकिस्तान में भी यही कानून है। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब मैं यंग था 20-25 साल का, तो मैं सोचता था कि यार मैं जो हूँ, मैं ना शिकारी बनूंगा ना शिकार होऊंगा किसी का, मैं जो है हाथी बनूंगा। हाथी जो है ना वो किसी को खाता है, ना वो कोई उसके ऊपर हमला कर सकता है। बाद में और वीडियोस देखी और दुनिया में तजर्बा किया रह के, तो पता चला कि नहीं, हाथी के भी बच्चे को खा जाता है। हाथी अकेला हो तो 20-25 शेर मिलकर उसका भी शिकार कर लेते हैं। गर्ज पाकिस्तान का कानून बिल्कुल जंगल का कानून है, और इसमें ज़रा से आप कमज़ोर पड़े तो आपको शिकारी शिकार कर जाएंगे। ख़ास तौर पे जब आप बैरून मुल्क से रह के आते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे नाइव हो जाते हैं, आप बहुत ऐसे मासूम से हो जाते हैं, बेवकूफ़ से, अहमक से, कि आप लोगों को जो है ना वो कोई भी शिकार कर सकता है। अच्छा, शिकारी जो है वो अपने शिकार को दूर से पहचान लेता है। जी, शिकारी अपने शिकार को दूर से पहचान लेता है। जिस तरह शेर जो है वो देख लेता है कि हाँ जी, इन भैंसों में जो है कौन सा भैंसा कमज़ोर है, तो वो सारे शेर मिलके उसको भैंसे को जो है वो टारगेट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी कदम कदम पे शिकारी बैठे हैं, वो आपको देखते हैं जी, हाँ जी ये शिकार हो जाएगा। अच्छा, मेरे तो शायद चेहरे पे लिखा हुआ है कि मैं शिकार होने के लिए तैयार हूँ, बेहतरीन शिकार हूँ मैं। बहरहाल, तो ख़ास तौर पे जब आप 20-25 साल बाहर गुजार लेते हैं, मैंने कोई ज़िंदगी के 25-30 साल बाहर गुजारे, 30 साल ज़्यादा कह रहा हूँ, 22-23 साल तकरीबन गुजारे मैंने बाहर। तो मैं डेवलप कंट्रीज़ में रहा, तो वहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ कानून है, तो वो कानून के उसमें चलते हैं दायरे में, तो मैं शिकार होने से बच गया। उसके बाद फिर 2015 में मेरे अंदर, और मेरे अंदर क्या, हम सब में जो है ना, हम सब पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क चले जाते हैं, तब हमें अपने मुल्क की मोहब्बत का एहसास ज़्यादा होता है। जब आप मुल्क में होते हैं तो आपको मुल्क की बुराइयाँ नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो आप फिर मुल्क की आपको याद आती है। यार जैसा भी है, गंदा है, सड़ंदा है, चोरी है, चकारी है, यार मेरे अपने तो वहाँ हैं। तो मैंने वो एक नज़म भी लिखने की कोशिश की थी कनाडा में जब 15 साल रहा, तो मैं सोचा था कि इस टॉपिक पे मैं एक नज़म लिखूंगा कि मगर ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ कनाडा बहुत खूबसूरत है, अमेरिका बहुत अच्छा है, जापान बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। इस टॉपिक पे मैं नज़म लिखना चाह रहा था, मगर वो नहीं लिख पाया कुछ वजूहात की वजह से। तो बहरहाल, तो मुझे ये था कि यार अपने वतन जाना है। अच्छा, हम पाकिस्तानी जो जमा होते हैं पाकिस्तान की बातें करते हैं, तो मैं कहता था यार ये कैसी मोहब्बत है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करें, वहाँ पाकिस्तान जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाओगे भाई? पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो, अगर किसी से मोहब्बत का दावा करते हो तो उसको हासिल करो। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है तो जाओ, पाकिस्तान में रहो, कौन रोक रहा है तुम्हें यहाँ पे? लेकिन लोग समझदार थे, वक्त ने साबित किया कि मैं अहमक था। मैं जो है वो वापस पाकिस्तान आ गया। जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मुझे बहुत से लोगों ने समझाया कि यार तू पाकिस्तान नहीं रह पाएगा।
दोस्तों ने समझाया कि यार अब पाकिस्तान में तुम्हारा रहना बहुत मुश्किल है, तुम डेवलप कंट्रीज़ में जब रह लेते हो फिर तुम्हारा जो है तरीक़ा जो है, तुम्हारा मिजाज जो है वो डेवलप कंट्रीज़ का हो जाता है, तुम पाकिस्तान में नहीं रह पाते। और मैं बज़िद था, मैंने कहा यार ये क्या बात है, मैं पाकिस्तान में नहीं रहा, जहाँ मैंने बचपन गुजारा है यार, जहाँ मैंने अपनी पूरी लड़कपन गुजारा है। मैं 22 साल का था जब मैं निकला था पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं रह पाऊँगा? मैं रह पाऊँगा यार, मैं बिल्कुल रहूँगा। तो किसी ने कहा 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह पाएगा, किसी ने कहा, एक दोस्त ने दावा किया 6 महीने के अंदर तू वापस अगर कनाडा नहीं आ गया तो मेरा नाम बदल देना। तो बहरहाल, तो किसी ने 6 महीने कहा, किसी ने 3 महीने कहा। मुझे अब यहाँ रहते हुए 11 साल हो गए। 2015 के जून में मैंने ये द जापान हाउस के नाम से इंस्टीट्यूट यहाँ पे शुरू किया था, और 11 साल मैंने बखैर खूबी तो निकाल लिए, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ से मैं चला था। 2015 में जो मैं जिस कंडीशन में था फाइनेंशियली या मॉरली, मैं उससे अब पीछे आया हूँ, आगे नहीं बढ़ सका। लोग 10-15 साल में 10 साल में बहुत कहीं से कहीं पहुँच जाते हैं। बहरहाल, तो क्या खोया क्या पाया इसको तो छोड़ दें आप। अब 11 साल बाद मुझे अंदाज़ा ये हो गया यार यहाँ ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत चालाक लोग हैं यार, यहाँ लोग, मैंने बताया ना, लोग शिकारी हैं, वो 1 सेकंड में अपना शिकार पहचानते हैं। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या मैं कह लूँ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो हर आदमी चुनता है, शिकारी बन जाता है, कहता है ठीक है मुझे धोखा दिया है लोगों ने, मैं भी लोगों को धोखा दूंगा, ठीक है ना, तो वो भी इसी माहौल में ढल जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको खुदा का खौफ होता है, कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी रेपुटेशन का खौफ होता है, कुछ लोगों को अपने ज़मीर का खौफ होता है कि यार नहीं कर पाऊँगा मैं। तो मुझे मालूम नहीं किसका खौफ है, मगर मैं वो शिकारी नहीं बन सका, बनना भी नहीं चाहता, शुरू से नहीं बनना चाहता था। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार अगर तुम्हें शिकारी नहीं बनना है तो फिर तुम सर्वाइव कैसे करोगे? क्या शिकार बन जाओगे? हाँ, शिकार तो तुम बन सकते हो, लेकिन अगर तुम मजबूत होगे तो तुम शिकार जो है वो मौत के अंधेरे में जाने से, ये तबाही के दहाने तक पहुंचने से बच जाओगे। और उसका हल ये है कि आप कोई हुनर हासिल कर लें, कोई भी हुनर हासिल कर लें, कोई भी हुनर हासिल कर लें मेरे दोस्त। चाहे वो मैकेनिक के पास चले, मेरी गाड़ी जो है वो 1 महीना हो गया, एक मैकेनिक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे मैकेनिक के पास घूम रही है। मिनी पजेरो मैंने शौक़ था, छोटा सा आदमी छोटी सी गाड़ी रखने का मुझे शौक़ था। वो मिनी पजेरो पता चला कि जी उसके तो पुर्जे ही नहीं मिलते, वो तो गाड़ी ही बहुत टेढ़ी है। वो एक मैकेनिक कहता है, ओ साहब जी आपने गाड़ी भी तो बड़ी टेढ़ी ले ली है ना। उससे जो भी बात कहो कहता है, ओ यार ये बड़ी टेढ़ी गाड़ी है। अबे भाई क्या टेढ़ी गाड़ी है, इसके चेसिस मुड़ गए, इसका क्या हैंडल को उल्टा है, इसका स्टीयरिंग व्हील इसका क्या उल्टा लगा हुआ है, क्या मसला क्या है। वो जो उससे जो भी बात कहो वो जी बहुत टेढ़ी गाड़ी है। अब वो उसका गियर बॉक्स कहीं नहीं मिल रहा जी, वो गियर बॉक्स क्यों नहीं मिल रहा? वो जी मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, अफ़गानिस्तान से जो है वो ट्रेड बंद हो गया है। तो पहले अफ़गानिस्तान से स्पेयर पार्ट्स आते थे, तो अब वो बंद हो गया मामला, तो अब वो जो है गियर बॉक्स नहीं मिल रहा है। अब क्या करूं भाई? क्या आसिम मुनीर की हुकूमत का तख्ता पलटूं मैं इस गियर बॉक्स लाने के लिए कि जब आसिम मुनीर की हुकूमत हटेगी तो अफ़गानिस्तान से ट्रेड शुरू होगा तो वो गियर बॉक्स आएगा तो मेरी गाड़ी में लगेगा, तब वो गाड़ी चलने के काबिल होगी। मुझे नहीं मालूम कि क्या सिचुएशन है, वो गियर बॉक्स क्यों नहीं मिल रहा है, क्या मसला क्या है मेरी गाड़ी में, इतनी टेढ़ी गाड़ी कैसे हो गई। तो बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने यहाँ पे शिकारी मौजूद हैं कि आप बस क्या बताओ। तो कहने का मकसद ये था कि भाई आप कुछ भी बन जाए, आप मैकेनिक बन जाए, आप मैकेनिक बन के ईमानदारी से रिस्क कमा लें अपना, बेईमानी मत करें। ईमानदारी में भी बहुत रिस्क है परवरदिगार ने। अगर आप मेहनत से करना चाहें तो आप हलाल की रोज़ी कमा सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हलाल की रोज़ी तो है ही नहीं पाकिस्तान में यार। हाँ, ये बात किसी हद तक सही है कि हलाल से रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छा हुनर है तो आप हलाल की रोज़ी कमा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे अब 11 साल हो गए। मैंने क्या किया था, अल्लाह मैंने मेरे दिल में हुनर डाल दिया था एक कि लैंग्वेज सीखने का मुझे शौक़ था। तो मैंने 86 में गोएटे इंस्टीट्यूट से लैंग्वेज में एडमिशन लिया था जर्मन में। तो वहाँ पर मैंने 1 साल का कोर्स 4 महीने में मुकम्मल कर लिया था। फिर हमारे सारे दोस्त जापान जा रहे थे तो मैं उनके साथ जापान चला गया। जापान में 6 महीने में मैंने जापानी इतनी सीख ली थी कि मैं फर जापानी बोलता था। कुछ परवरदिगार ने मुझे ये सलाहियत दी थी लैंग्वेज सीखने की।
तो फिर मैंने 93 में कराची यूनिवर्सिटी से टॉप किया था, जर्मन लैंग्वेज का 1 साल का कोर्स था उसमें। तो अगर ये मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक़ था तो मैंने एक हुनर हासिल कर लिया लैंग्वेजेस का। तो वो फिर हुनर ने मुझे कहीं भूखा नहीं मरने दिया। वो कहते हैं ना, ये हुनरमंद कभी भूखा नहीं मरता। और हमारे अब्बा कहा करते थे कि बेटा हलाल की रोज़ी से झोंपड़ियाँ बनती हैं, महल नहीं बना करते। तो ठीक है, मुझे कोई महल बनाने का कोई शौक़ नहीं है, मैं अपनी एक झोंपड़ी में ही खुश हूँ। मैं हलाल की रोज़ी कमाने की पूरी कोशिश करता रहता हूँ और उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत मोमिन आदमी हूँ कि मैं मज़हब की बात आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक तरीक़ा बता रहा हूँ कि रिज़्क़ हलाल कमाने का, और वो ये है कि कोई हुनर सीख लें। जो लोग मजबूत हैं, अच्छा हमारे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम ये है कि जो हाथ पैर से मजबूत है, जो मेहनत मजदूरी कर सकता है, वो कलम नहीं पकड़ सकता, और जो कलम पकड़ सकता है वो बेचारा इतना नाजुक है कि वो मेहनत नहीं होती उससे। ठीक है ना। तो आपने दोनों तरीके से मजबूत होना है, फाइनेंशियली भी, नॉलेज के हिसाब से भी, और फिज़िकली भी। याद रखें 20 साल की उम्र में, यानी 20s में आपको जो है लगता है सब कुछ मोहब्बत है, सब कुछ प्यार है, सब कुछ दोस्ती है, ये मेरा दोस्त, ये मेरी महबूबा, ओ मुझे इश्क हो गया है, मुझे अपने दोस्तों की खातिर मैं जान देने को तैयार हूँ। फिर आप 30s में आते हैं, 30s में आपको पता चलता है कि नहीं यार, दोस्त वोस्त कुछ नहीं, पहले जो है वो अपनी फैमिली है। जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं नहीं यार अब जो है फैमिली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बीवी, बच्चे, माँ बाप, इनको वक्त दो। फिर आप 30s से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, 40s में आप कहते हैं यार पैसा सब कुछ है, ओ भाई सब कुछ पैसा है, पैसा है तो हर चीज़ ख़रीदी जा सकती है, पैसा है तो आप यूँ कर सकते हैं। आपको नई गाड़ी ख़रीदने का शौक़ है, आपको अच्छे घर में रहने का शौक़ है, आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ है तो आप कहते हैं जी पैसा है सब कुछ। फिर अब जब आप 50s क्रॉस कर जाते हैं, 60s में आते हैं, आप कहते हैं नहीं यार सब कुछ सेहत है, सब कुछ सेहत है जी। अब मैं 60s में हूँ, मैं कहता हूँ यार सब कुछ सेहत है। अगर आपके पास सेहत है तो इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है। वो हेल्थ इज़ वेल्थ, हम एक मजमून पढ़ा करते थे कभी अपने स्कूल के दौर में। तो अब समझ में आता है कि यार वाकई आप कितने भी दौलतमंद हो जाएं, अगर आप बीमार हैं, आप शुगर के पेशेंट हैं, मज़ेदार खाने आपके सामने रखे हुए हैं और वो आप खा नहीं सकते। हमारे सदर साहब हैं, वो कहते हैं जी उनके सामने जो है ना दुनिया की दौलत उन्होंने इकट्ठी कर रखी है, लेकिन जब खाने में उनके आगे क्या रखा होता है, भिंडी का शोरबा और आधी चपाती। तो अब पता नहीं ये बदनसीबी है, खुशनसीबी है। बहरहाल जिनके पास पैसा नहीं है वो कहेंगे यार ये खुशनसीबी है, बट ठीक है मुझे पैसा हासिल करना है, कोई भी कीमत देनी पड़े मुझे। मैं कहता हूँ यार आपको 60s में पता चलता है कि सब कुछ सेहत है। तो सेहत कब बनेगी, जब आप जवानी से मेहनत करना शुरू करेंगे। तो जवानी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। मैं आपको नसीहत इसलिए कर रहा हूँ, घुमा फिरा के मैं आपको वहीं लाऊंगा जहाँ पर मैं आपको लाना चाहता हूँ। इस पर एक लतीफ़ा भी सुन लीजिए कि एक आदमी जो था उसके नफ्सियात में कुछ था कि जनाब मैं गुलैल ख़रीदूँगा और चिड़ियाँ मारूँगा, मैं गुलैल ख़रीदूँगा चिड़ियाँ मारूँगा, गुलैल ख़रीदूँगा चिड़ियाँ मारूँगा। तो किसी ने उससे कहा यार तू भाई कोई खुदा के लिए कोई इसके अलावा भी कोई बात कर ले, तो चिड़ियाँ मारने के अलावा कोई बात कर ले दूसरी। अब उसने कहा हाँ दूसरी बात क्या करूँ। उसने कहा अब तू जो है ना गुलैल खरीदने की और चिड़ियाँ मारने की बात मत करना। कहा अच्छा ठीक है। कहला मैं बिज़नेस करूँगा। कहला बिज़नेस किस चीज़ से करे, मैं कपड़े बनाऊँगा, मैं कपड़ों का बिज़नेस करूँगा। अच्छा ये तो अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार है। हाँ जी वो मैं शलवार कमीज़ बेचूँगा और मैं सूट बना बना के बेचूँगा, मैं अंडरवेयर बनाऊँगा। कहला अंडरवेयर क्यों बनाएगा। कह अंडरवेयर में मैं लास्टिक लगाऊंगा, वो लास्टिक लगा के फिर वो लास्टिक निकालूंगा, मैं गुलैल खरीदूंगा चिड़ियाँ मारूंगा। ठीक है ना। तो मैं आपको घुमा फिरा के वहीं लाना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर आप शिकारी नहीं बनना चाहते तो हुनर हासिल करें। अगर आप कलम पकड़ने वाले आदमी हैं तो सबसे बेहतरीन हुनर जर्मन या जैपनीज़ लैंग्वेज सीख लीजिए। अगर ये सीख लेंगे आप, मैंने जिस तरह सर्वाइव किया है, देखें आप दूध वाले के पास बैठें तो वो आपको बताएगा यार वो दूध का कारोबार कर ले, इस तो चंगा कोई कारोबार नहीं है। आप गोश्त वाले के पास बैठे कहेगा यार एक बछिया गिरा देख फिर किन किन पे ध्यान देने। डॉक्टर के पास जाएँ वो अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाता है। इंजीनियर को देखें वो अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है। तो मैं क्योंकि इसी हुनर से मैंने रिज़्क़ कमाया है और इसी हुनर से मैंने दुनिया भर की कामयाबियाँ इकट्ठी की हैं। मैं एक मीडियोकर फैमिली का था, मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का मैं बच्चा था। मार्टन क्वार्टर, ठीक है ना, जहांगीर रोड, तीनहट्टी, कराची में रहने वाला। एक मार्टन रोड में पैदा होने वाले बच्चे के क्या ख्वाब हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक सरकारी जॉब मिल जाए, बस इससे ज़्यादा कोई ख्वाब नहीं देख सकता हो।
ऊपर वाले ने मेरे तमाम ख्वाब पूरे किए, मैंने पूरी दुनिया घूम ली, मैं जापान का एजाज़ी शहरी हूँ, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ और मैं दुनिया देख चुका हूँ। वो जो एक गाना है ना, अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी जाने वो कैसी होगी रे, ऋतिक रोशन का, वो सब गुजर चुका हूँ, सब देख चुका हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ दुनिया में, अप्स एंड डाउन्स, गुर्बत, अमीरी, सब कुछ देख लिया मैंने। कोई तमन्ना नहीं है मेरी, मैं पुरबाश हूँ, ठीक है ना। अब बस परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार जब वहाँ खड़ा हूँ रोज़े महशर में, तो जो इज़्ज़त मुझे तूने यहाँ दी है वो वहाँ पे भी वो इज़्ज़त देगा। तो आप लोगों को भी मैं वही रास्ता बता रहा हूँ। जैपनीज़ अगर आपको मुश्किल लगती है, पहला नंबर तो मैं आपको कहूँगा जैपनीज़ सीख लीजिए। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, जिस दिन आप ठान लेते हैं उस दिन वो चीज़ आसान हो जाती है। और अगर आपसे जापानी ज़ुबान नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल लगती है आपको, तो जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए। जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान है, और जर्मन लैंग्वेज सीख कर आप अगर पाकिस्तान से बाहर भागना चाहते हैं या पाकिस्तान में भी इज़्ज़त की जॉब करना चाहते हैं, तो अब दुनिया सुधर चुकी है, आप यहीं पर बैठ के ऑनलाइन काम कर सकते हैं और जर्मनी का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे थोड़े कहे को बहुत समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमाशिता।